मॉर्निंग 9th क्लास। आज जो है हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा उसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो है इस लेसन का लास्ट पार्ट हो, ताकि जो है वीडियोस जो है 3 ही वीडियो होंगी तो आराम से जो है उनको देखा जा सकेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आतंकराज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा थर्ड पार्ट रहेगा ये। ठीक है, देखो बेटे, पहले जो है पहले का जो लास्ट सेकंड पार्ट था उसमें मैंने वहाँ तक मैंने आपको स्टोरी को बता दिया था कि किस तरीके से लुई 14 जो था उसको न्यायालय द्वारा देशद्रोह के मुकदमे में जो है उसको दोषी पाया गया और उसको जो है मौत की सज़ा सुना दी गई थी और उसको जो है फांसी दी गई थी। इसी तरीके से साथ ही उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उसका भी यही हश्र हुआ था। ठीक है, ये यहाँ तक जो है मैंने वहाँ पर उस वीडियो में सेकंड पार्ट में बता दिया था। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि रोबेस्पियर होता था जो जैकोबिन क्लब का जो है मुख्य रोल जो रोबेस्पियर था उसी का था। ठीक है, एक तरीके से जैकोबिन क्लब का वो हेड होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा था कि जो रोबेस्पियर था उसने अपने नियंत्रण एवं दंड की जो उसकी नीति थी उसको सख्त बना लिया था। उसके हिसाब से गणतंत्र में जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से जो भी असहमत होता था। कुल कहने की बात मतलब यहाँ पर यह है बेटा कि जो भी रोबेस्पियर की बात से सहमत नहीं था उन सभी को जो है न्यायालय के खिलाफ उसको जो है उन सभी को न्यायालय में भेज दिया जाता था। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था और फिर जो भी दोषी पाया जाता था उन सभी को गिलोटीन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन क्या थी? एक तरीके की मशीन थी। ठीक है, जिसमें 2 खंभों के बीच में जो है ब्लेड्स लटके रहते थे और आरा सा लटका रहता था एक तरीके से, और जिस पर जो है रख करके अपराधी का सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, डॉक्टर गिलोटीन थे जिन्होंने गिलोटीन मशीन का आविष्कार किया था। उसके बाद देखो, रोबेस्पियर सरकार ने जो है जो भी कानून बनाए बेटा वो ज़्यादा सख्ती से जो है उनको लागू करने की कोशिश की। देखो, बहुत ज़्यादा सख्ती करना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो ये यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से अच्छी बात नहीं होती। देखो, रोबेस्पियर जिसने जो है ये उसका मन ये था कि भाई किसी तरीके से जो निरंकुश राजतंत्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, लेकिन उसने इस बात को नोटिस नहीं किया। उसने इस बात को जो है ये कह सकते हैं कि उसने उस बात को बारे में सोचा ही नहीं कि जो तरीके वो खुद अपना रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से तानाशाही, एक तरीके से जो है डिक्टेटरशिप के ही अंतर्गत जो है आते हैं। जो उसने तरीके अपनाए, क्या क्या तरीके अपनाए उसने, देखो रोबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके सरकारी मजदूरों एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी कि मजदूरी किसको कितनी दी जाए और क्या कीमतें रहेंगी, सब तय कर दिया गया था। ठीक है, गोश्त और पाव रोटी की भी राशनिंग कर दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि इसका भी निर्धारण कर दिया गया था कि भाई किसको कितना गोश्त मिलेगा, कितनी फैमिली है, कितनी पाव रोटी मिलेगी। किसानों को अपना सारा अनाज जो है सरकार द्वारा जो कीमत तय होती थी उसी पर बेचना होता था शहरों में ले जा करके। ठीक है, इसके अलावा जो पहले जो सफ़ेद आटे के जो ब्रेड होते थे उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली अब जो है पाव रोटी बनाई जाने लगी थी, जिसका नाम रखा गया समता रोटी। ठीक है, आम बोलचाल में और संबोधन में भी ऐसा जो है रोबेस्पियर सरकार ये चाहती थी कि सब लोगों के अंदर कैसी भावना पैदा होनी चाहिए, आम बोलचाल में भी और देखने में भी, व्यवहार में भी सबको ऐसा लगना चाहिए कि समानता का व्यवहार रखा जा रहा है। यानी बोलचाल में जो पहले जो महाशय और महोदय शब्द होते थे अब उनके स्थान पर क्या होने लगा था, उनके स्थान पर अब बेटे नागरिक और नागरिका शब्दों का जो है प्रयोग होने लगा था। और जो चर्च होते थे जिनके अंदर लोग पहले प्रेयर करने जाते थे उन चर्चों को भी अब क्या कर दिया गया था, उन चर्चों को भी अब बंद करके उनको जो है भवनों को जो क्या कर दिया था, उन भवनों को जो है दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में उनको तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, या तो उनको बैरक बना दिया गया था लोगों के रहने के लिए या फिर उनको सरकारी दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया गया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी ज़्यादा सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी, जो उसके जो पहले समर्थन में थे वो लोग भी क्या करने लगे, वो लोग भी त्राही त्राही करने लगे, उनको भी बहुत बुरा लगने लगा था। अंततः जो है जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा क्या किया गया बेटा, न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटीन मशीन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, आप अपना ये पैरा पढ़ के देख लेंगे अगर आपको जो है यूँ लगता है रोबेस्पियर के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखो, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर रोबेस्पियर को मार गिराया गया, उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो इसके बाद जो है रोबेस्पियर जो सरकार थी उसका भी शासन खत्म हो गया। ठीक है,
तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो है मध्यम वर्ग जो था, जो मध्यम वर्ग की, जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि मध्यम वर्ग कौन सा था बेटा, जिसने थोड़ा बहुत जो है व्यापार के जरिए थोड़ा पैसा कमा लिया था, वो सब, ठीक है। जो मध्यम वर्ग जो था वो संपन्न तबके के पास अब जो है सत्ता पहुंच गई थी। और नए संविधान के अनुसार क्या बना दिया गया था कि सबको जो है वोटिंग राइट्स सबको दिए जाएंगे। संपत्ति विहीन तबका जो था उसको भी जो है, जो पहले जो किया गया था कि सरकार ने जो पहले ऐसा दे दिया था ना कि भाई जिसके पास भी संपत्ति है या नहीं है, जिसकी भी आयु 21 वर्ष हो जाएगी, उन सबको वोटिंग राइट्स दिए गए थे कन्वेंशन के थ्रू। बट अब जो डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो गया था, वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर दोबारा से संविधान में जो है ये किया गया कि संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से फिर से वंचित कर दिया गया। और इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया, ठीक है, कि भाई 2 चुनी हुई जो है ये रहेंगी परिषदें, और उन परिषदों में से 5-5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका निकाली जाएगी जिसका नाम डायरेक्टरी होगा। और डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया और इस प्रावधान के जरिए जो है जैकोबिनों की जो शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, यानी कि जो एक व्यक्ति की मनमानी न चले, ठीक है। 2 जो है चुनी हुई 2 अलग अलग विधान परिषदों में से जो है 5-5 सदस्यों का चुनाव करके एक डायरेक्टरी का निर्माण किया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि मानो एक ही व्यक्ति को अगर सारी पावर दे दी जाएगी तो कहीं वो फिर से अपनी पावर का जो है मिसयूज़ ना करने लग जाए, दुरुपयोग ना करने लग जाए अपनी सत्ता और शक्ति का, तो इसलिए ऐसे किया गया। लेकिन जो डायरेक्टरी के अंदर होते थे बेटे, जो 5 लोग होते थे, उनका भी आपस में उनकी भी ठीक तरीके से एकमत नहीं हो पाते थे और वे भी लगातार जो है कार्यपालिका और ये विधान परिषद जो होती थी उनसे जो है उनकी किसी न किसी बात पर लेकर के डिस्प्यूट हो जाता था। तब फिर लास्ट में क्या हुआ, और जब जो है परिषदों से उनका जो है झगड़ा हो जाता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। तो डायरेक्टरी जो है उसको हमेशा क्या रहता था बेटा, उसको जो है ये डर सताता रहता था कि कहीं उनको जो है पद से हटा ना दिया जाए। तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन को जो है दावत दी, उसको नेपोलियन का रास्ता प्रशस्त किया। इसके बाद जो है नेपोलियन को यहाँ पर फ्रांस में आने का मौका मिला। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श रहे। कि ये जो सारा जो भी प्रोसेस रहा, इस सारे प्रोसेस में जो सबसे सर्वोपरि चीज़ रही वो थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये जो है 3 मूलभूत नारे भी रहे हैं। जब जो हम बात कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के 3 जो है मुख्य नारे क्या थे, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये हमारा पॉइंट रहेगा नेक्स्ट। तो निश्चित रूप से जो है महिलाओं को भी जो है इसमें कुछ बहुत मुश्किल करके थोड़ा बहुत कुछ लाभ जो है महिलाएं भी इस क्रांति से प्राप्त कर पाई। हालांकि जो है उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई इन सारे अधिकारों को प्राप्त करने में। महिलाएं जो है शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी और उन्हें उम्मीद थी कि भाई उनका भी क्या होगा, उनकी भी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। कि भाई वो इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है समाज के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनके जीवन को सुधारने की भी बात करेगी। तीसरे स्टेट की महिलाएँ जो थी, अधिकांश महिलाएँ जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे जो है छोटे मोटे सारे काम करती थी बेटा, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीज़ें, बाजारों में फल फूल बेचना, इस तरीके के काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास जो है पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं था, ठीक है। उनके पास जो है ये, उनके पास जो है उनको पढ़ाई लिखाई की छूट नहीं थी। लेकिन हाँ, जो कुलीन परिवारों की महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो अच्छी जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ी हुई थी, वो कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भी जाती थी और इसके बाद जो है उनकी शादी भी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना और पानी लाना, लाइन लगा करके पाव रोटी ये सब लेकर के आना। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं था, ठीक है। जो अच्छे पढ़े लिखे परिवार थे वहीं पर थोड़ा बहुत महिलाओं का सम्मान था। इसके अतिरिक्त मजदूरी के क्षेत्र में भी महिलाओं और पुरुषों की मजदूरी में भेदभाव किया जाता था। पुरुषों को ज़्यादा मजदूरी दी जाती थी और महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी।
महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए कि भाई ये ऐसे जो है हमारी बात नहीं सुनेंगे, सरकार के लिए जो है कुछ जो है हमें अलग से एफर्ट करने पड़ेंगे। और उन्होंने इसके लिए अखबार भी निकाला और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब्स थे, जो है 60 क्लब थे। उनमें से जो सबसे फेमस क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उसकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को भी क्या दो, पुरुषों के समान जो है राजनीतिक अधिकार दो। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि हमें राजनीतिक अधिकार दीजिए। महिलाएं जो है इस बात से बहुत ज़्यादा निराश हुई कि 1791 के जो संविधान में जब जो है उनको जब उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका निभाई थी युद्ध के दौरान, उस समय जो है 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो उसमें जो है महिलाओं को जो है क्या किया गया, निष्क्रिय नागरिक के रूप में माना गया उनको। ये निष्क्रिय का मतलब क्या है कि वो पैसिव जो हैं सिटीजन्स हैं, यानी कि उनको किसी भी प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में कोई पार्ट लेने का अधिकार नहीं है, ना वो चुनी जाएंगी, ना उनको वोट देने का अधिकार है। कुल मिला के राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की भी मांग रखी। उनका मानना था कि तभी इस सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा जब उनका जो है खुद का क्या रहेगा बेटा, उनका खुद का चुनाव होगा। तो प्रारंभिक वर्षों में तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून बनाए थे, ठीक है। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ जो है सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को भी अनिवार्य बना दिया गया था। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए भी वादे नहीं कर सकते थे। उसके बाद शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया कि भाई शादी जो है अपनी मन मर्जी से की जा सकती है। नागरिक कानूनों के तहत उनका जो है एक तरीके से पंजीकरण किया जाने लगा कि भाई अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई शादी के बाद शादी का जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कहीं कोई शादी में बाद में प्रॉब्लम होती है तो उसको सुलझाने के लिए भी सरकार मदद करेगी। तलाक को भी कानूनी रूप दिया गया कि ऐसा नहीं है कि जिसका मन करे वो तब तक शादी को रखे और उसके बाद छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, उसको भी बंद किया गया। अब जो है महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और कलाकार बन सकती थी और मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। तो इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद इनको थोड़ा फ़ायदा हुआ। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिला का संघर्ष जारी रहा है। देखो ये सब जो है अधिकार उनको क्या दिए गए, ये सब अधिकार उनके सामाजिक अधिकार हैं, ठीक है। समाज में उनकी स्थिति को बेहतर करने के संबंधित अधिकार हैं, लेकिन उनको राजनीतिक अधिकारों में इतना ज़्यादा उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष फिर भी जारी रहा और काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसे ही चलता रहा। सरकार ने जो है महिला क्लबों को बंद करने, ठीक है, जो जैकोबिन क्लब्स के जो रोबोस्पेयर था उसने जो है महिलाओं के क्लबों को बंद करवाया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। कई जानी मानी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, जैसे देखो यहाँ महिला है ओलंप दागूज, इस तरीके की काफ़ी महिलाएं थी जिनको जो है कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको बेचारियों को फांसी चढ़ा दी गई क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए बात कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष जो है 19वीं सदी में अंत तक और 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो है अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रखा गया। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। इस लाइन का क्या मतलब है कि क्रांतिकारी जो आंदोलन था उस आंदोलन ने जो है जो भी फ्रांसीसी महिलाओं ने जो अपना बलिदान दिया था उन सब चीज़ों को याद रखा गया कंटिन्यू, ठीक है। और आखिर में जाकर के इन्होंने जो है महिलाओं ने अपना वोटिंग राइट ले ही लिया इन द फाइनल 1946, ठीक है बेटे। 1946 में जो है इन्होंने महिलाओं ने को जो है वोट का अधिकार दिया गया। आप देखो ये कंट्री ने कितना लंबा जो है महिलाओं ने यहाँ पर कितना लंबा संघर्ष किया है वोटिंग राइट पाने के लिए, ठीक है। जबकि जो है भारत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1952 में भारत ने पहले चुनाव किए और तभी से जो है महिलाओं को और सबको जो है बिना किसी भेदभाव के 21 ईयर्स का जो भी नागरिक था उन सबको वोट का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से है बात। अब देखो दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है।
फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा चली हुई थी। फ्रांस में जो है उनको ये लगता था कि भाई फ्रांस में बेसिक फ्रांस नहीं, कई सारी ऐसी कंट्रीज थी बेटा जहाँ पर दास प्रथा को काफ़ी जो है प्रोत्साहन दिया जाता था, दासों को आवश्यक समझा जाता था इनफैक्ट, ठीक है। जैसे करीब जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जो है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन क्लब ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाकर के ये जो है इस तरीके की जो दास प्रथा थे उसको ख़त्म कर पाए, लेकिन ये सिर्फ 10 साल तक ही रह पाई। उसके बाद जब दोबारा से नेपोलियन बोनापार्ट आया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको फिर से जो है चालू करवा दिया था, ठीक है। देखो, कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिन, गैंडेलॉप और सैन डोमिंगो, ये जो हैं ये 3 देश हैं जो ये कैरेबियाई कंट्रीज़ हैं बेटा, ठीक है। ये उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज़ के नाम हैं ये तीनों। वहाँ पर क्या किस चीज़ की खेती की जाती थी? वहाँ पर तम्बाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी चीज़ों की खेती की वहाँ पर काफ़ी डिमांड थी इन चीज़ों की, सॉरी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तम्बाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे ये वाले देश। और इन देशों में जो है, इन देशों के अंदर क्या होता था, इन देशों में जो है ये सारे काम जो है नील की खेती, चीनी, कॉफ़ी के बागान होते थे, इन सब में श्रमिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, श्रमिकों की। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन के बीच जो है एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा इस कमी को पूरा किया गया, ठीक है। दास व्यापार जो है अमेरिका, जब ये देखो 3 देश हैं यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर के एक समझौता किया कि भाई हम आपस में जो है लेकर के आएंगे यहाँ से कैरेबियन कंट्री से दासों को और यहाँ पर ला करके बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज़ ले जाते थे और वहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बेटा कि फ्रांसीसी सौदागर जो होते थे वो बंदरगाह, स्पेशली बंदरगाहों के नाम लिखे हैं, ये 2 बंदरगाहें हैं, डॉकयार्ड हैं, तो ये दोनों बोर्दे और दूसरी है नानते, ठीक है। ये दोनों है, या नहीं है बल्कि ये या नहीं है, बोर्दे तथा नानते, ये 2 जो है डॉकयार्ड्स होती थी जहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट वो जाते थे, शिप जाते थे और उनमें अफ्रीका से ऐसे लोगों को जो दिखने में हट्टे कट्टे और बढ़िया जवान होते थे उनको पकड़ के ले आते थे और उनको जो है लोहे के रॉड से उनके ऊपर उनको जो है वो कर देते थे, जख्मी कर देते थे, उनके जगह जगह निशान बना देते थे और फिर उनको हथकड़ियों से अच्छे से बांध करके और उनको छोटे छोटे समुद्री उनको जो है जहाज़ों में डाल करके और समुद्री यात्राओं के माध्यम से उनको ले करके आते थे। 3-3, 4-4 महीने तक ये बेचारे उस शिप में पड़े रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनको कहाँ बेच दिया जाता था? इनको जो है बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पर जो है यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को फिर पूरा करना संभव हो पाया था, ठीक है। जो ये बोर्दे और नानते थी, ये बंदरगाह जो है फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही जो है समृद्ध बन पाई, क्योंकि दास प्रथा उस समय काफ़ी अच्छे से फैली हुई थी चारों ओर। अफ्रीका से लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर के जाया जाता था, क्योंकि अफ्रीका के लोग ज़्यादा पावरफुल होते थे और वो बेचारे भोले भी होते थे एक तरीके से, तो और वो बेरोज़गार भी होते थे, ठीक है। तो उन सबको वहाँ से पकड़ करके और ऐसे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ में ले जाया जाता था, जहाँ पर उनसे दासों का काम करवाया जाता था। ये काम जो है खासकर फ्रांसीसी सौदागरों के द्वारा किया जाता था। 18वीं सदी में फ्रांस में जो है दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा किसी ने नहीं की बेटा। सब जो है नेशनल असेंबली में भी अपनी लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों, जिसमें जो है उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए या नहीं करें, इसके ऊपर बहस रही उनकी, ठीक है, कि भाई जो लोग जो दास हैं उनको ये अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हो पाया, ठीक है। और अंततः जो है 1794 में कन्वेंशन ने वो फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। जब लास्ट में 1794 में जब कन्वेंशन बनी तो उसने जो है ये कानून पारित किया कि
किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को दास बनाना जो है वो गलत है, तो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। परंतु ये कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चली बेटा, और ये जो है 10 सालों के बाद जो है 10 वर्ष, देखो लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। निग्रोज कौन होते हैं स्पेशली, ये देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं। ये एक तरीके का अपमानजनक शब्द होता है जिनका प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से दास प्रथा के बारे में बताया गया कि सेम उस टाइम जो है फ्रांस के अंदर दास प्रथा को लेकर के क्या विचार थे और विश्व के अन्य देशों के मध्य जो है दास प्रथा को लेकर के क्या विचार थे। एक तरफ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, महिलाओं को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है 1946 में वोट का अधिकार मिला। तो दूसरी तरफ जो है दास प्रथा की हम बात करें तो इसको बहुत प्रयासों के बाद जो है ख़त्म तो कर दिया गया था, परंतु ये आफ्टर 10 ईयर्स ही जैसे ही नेपोलियन आता है तो 1804 में ये तुरंत जो है दोबारा से चालू कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा हमारा, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी कैसी रहती है। देखो क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है जो भी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है, वो सब चीज़ें लोगों को किसके तरीके न्यूज़पेपर के ज़रिए सब चीज़ें पता लगती रहती थी। देखो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, क्रांति के बाद जो है ये कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि जो निरंकुश शासन तंत्र के अंतर्गत जो कुछ भी होता था वह चीज़ें अब ना हो। बास्तिल के विध्वंस के बाद जो है सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो आपको ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये इंपॉर्टेंट है सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है कि देखो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत क्या होता था कि तमाम खबरें जो भी अखबार के अंदर, पत्र पत्रिकाओं के अंदर छपनी होती थी, उन सभी को जो है पहले राजा को या फिर उसकी राजनीतिक संस्था विशेष होती थी उसको दिखाना होता था, और उसके बाद ही वो जनता के लिए जो है अखबारों के में प्रकाशित की जाती थी और जनता के पास पहुंचाई जाती थी। परंतु अब जब अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की गई तो ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म कर दी गई और ये कहा गया कि अब जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को प्राकृतिक रूप से मिलेगी। ठीक है, वो कोई छीन नहीं सकता उनको। और इसके बाद जो है वहाँ पर फ्रांस के अंदर जो भी अखबार होते थे, जो भी पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, सब जो भी चीज़ें छपती थी उनमें सब में जो है उनमें छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गांव और देहात तक पहुँच गए। जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह थे सब जो है तेज़ी से छपने लगे थे। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब बेटा यह नहीं होता है कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार की अभिव्यक्त किए जा सकते थे। ठीक है, प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत कराने की भी कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सव जुलूसों में भी असंख्य लोग जाने लगे थे और स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। ठीक है, कि अब जो ये एक तरीके से न्यूज़पेपर्स के अंदर जो भी घटनाएं छपती थी उन सबको जो है सीरियस तरीके से लोग देखने लगे। यहाँ तक कि जो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जनसंख्या थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो ये चीज़ें नहीं पढ़ सकती थी, तो उनके लिए जो है स्पेशली इस तरीके से उनके लिए जो है नाटक बनाए गए, संगीत बनाया गया और उत्सव किए जाते थे, जिससे कि वो लोग भी राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। ठीक है, ये जो स्पेशली जो नाटक वगैरह का सहारा लिया जाता था ये उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे नहीं थे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सारांश क्या होता है कि 1804 में जो है 1804 के अंदर विशेष रूप से जिस समय हम बात कर रहे हैं, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है मंच पर पहुंचता है और वो खुद को क्या कर देता है, वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, तो उसने जब
जिस समय देखो बेटा, वो जिस समय सम्राट बना था उस समय जो है फ्रांस की कंडीशंस थोड़ी जो है वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, मतलब कुछ अच्छी कंडीशंस नहीं थी। लोग जो है काफ़ी दुखी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से फ्रांस को ठीक ढंग से चलाया जाए, ठीक है ना। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दी। नेपोलियन खुद को क्या समझता था बेटे? नेपोलियन खुद को जो है यूरोप के आधुनिकीकरण का जो है अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली अपनाई, ठीक है, कि भाई लोगों को निजी संपत्ति रखने की अधिकार होगा। अगर कोई निजी संपत्ति रखता है तो उसकी सुरक्षा सरकार के हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा दशमलव पद्धति बनाई कि भाई किसी का जो है एक छोटी सी एक पैसे का भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दशमलव प्रणाली से का अर्थ यही होता है कि किसी का एक पैसे का भी नुकसान ना हो। इस तरीके से जो है उसने दशमलव प्रणाली अपनाते हुए व्यापार के लिए एक अच्छा कदम उठाया था, ठीक है। शुरू में बहुत सारे लोगों को ये लगा कि नेपोलियन तो उनका क्या है, नेपोलियन तो उनका मुक्तिदाता है और अब नेपोलियन बहुत अच्छे प्लान्स लेके आया है जिसके मार्फत उनका बहुत अच्छा जो है व्यापार बढ़ेगा, उनका बहुत ज़्यादा जीवन में शांति आएगी। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं था। जल्दी ही लोगों को समझ में आ गया कि ये जो चीज़ें नेपोलियन कर रहा है वो सब चीज़ें ख़राब है। उससे जो है स्वतंत्रता को जो उन्होंने स्वतंत्रता इतनी मुश्किल से प्राप्त की है, कहीं ना कहीं नेपोलियन के आने से वो भी खतरे में पड़ गई है। पर जल्दी ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, ठीक है। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी लड़ाई हुई थी और उसमें उसकी हार हुई। ये याद करना है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी और 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको याद करना है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पॉइंट वाइज। आखिरकार यह हार हो गई है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का अक्सर असर जो है उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद भी सामने आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट हो गया बिल्कुल हमारा कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार जो है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। कि यहाँ पर जो है लोगों के अधिकारों की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के मूल आधार हैं, ठीक है। अगर हम जो है ये विचार जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में फैले और इसके कारण ही यहाँ सामंती व्यवस्था का भी नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा मिली कि हमें दासता से मुक्त क्यों होना है, किस लिए होना है, ठीक है। इधर दूसरी तरफ जो है औपनिवेशिक समाजों में नहीं, अच्छा, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो है वो क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो जो है ठोस उदाहरण थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान और दूसरा जो है राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने जो है इस तरीके की क्रांति से बहुत ज़्यादा सबक लिया और उसको अपने देश में भी धीरे धीरे करके उसको लागू करने का प्रयास किया। तो बेटा इस तरीके से जो है ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर हो जाता है, ठीक है। इसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी और आप अपने सभी क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लेंगे, इस लेसन को ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स ऐसे फटाफट याद हो जाएंगे। और मैं बार बार हर वीडियो में तकरीबन कहती हूँ जब लेसन ख़त्म होता है कि जो भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिखें वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आप उन्हें अच्छे ढंग से याद किया है, जेन्युइन तरीके से आप लिखेंगे। यूं ही उल्टे सीधे 1 2 3 4 पॉइंट बना देने से कभी नंबर नहीं आते बेटा, सही तरीके से याद किए जाने पर ही बच्चों के नंबर आते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हमारा जो है पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरे को वीडियो आपको अच्छा लगी होगी, ठीक है। आप इस लेसन को वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो, पढ़ते रहो, हैप्पी रहो, बाय बाय बच्चों।